आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है और 5 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन में एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि शनिचर को तंगधार सेक्टर में कुछ दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की थी। शनिचर से जारी मुठभेड़ में इतवार को सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी और पहली कामयाबी मिली जब 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया था। इससे पहले पाकिस्तान ने कवर फायर देकर मिलिटेंट्स की दरअंदाजी कराई थी। इसके बाद आर्मी ने पूरे इलाके में कासो चलाया और दहशतगर्दों को घेर लिया और 48 घंटे बाद 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। जारी मुठभेड़ में आज फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया है। वहीं आर्मी का एक जवान भी शहीद हो गया है। तो तंगधार सेक्टर में मिलिटेंटों पर बड़ी कार्रवाई आर्मी की। आपको बता दें कि 48 घंटे तक यह कार्रवाई चली है और उसके बाद 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। लेकिन इस कार्रवाई में आर्मी का एक जवान भी शहीद हो गया है। उसने अजीम शहादत को पाया है। इस बीच 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। तो लगातार दहशतगर्दों की दरअंदाजी पाकिस्तान की तरफ से वहां की फौज करवाती है कवर फायर देकर, लेकिन आर्मी अब बख्शने के मूड में नहीं है और लगातार कार्रवाई की जा रही है मिलिटेंट्स के खिलाफ। तो ये तंगधार सेक्टर में 48 घंटे तक कार्रवाई चली जिसमें कि 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और अभी भी ये कार्रवाई जारी है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर एजाज मंजर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी एजाज, ताजा अपडेट क्या है आपका इस खबर पर? इमरान, देखो, अगर ये 22 को एनकाउंटर शुरू हुआ सुबह 3 बजे जो ईगल पोस्ट के नजदीक कुछ मूवमेंट देखी गई। मूवमेंट के बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। तबादले के बाद कुछ देर तक फायरिंग रुक गई। तो कल का दावा था कि फौज का मैंने 2 मिलिटेंट को मार गिराया था और आज सर्च ऑपरेशन फिर शुरू हुआ। आज सुबह फिर सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई। फायरिंग के तबादले में एक फौजी एहलकार शहीद हुआ, वो 3 मिलिटेंट मारे गए। 3 मिलिटेंट मारे जाने की खबर है। आप इस वक्त भी क्या कार्रवाई जारी है? अभी भी क्या मुहासरा करके रखा गया है या अब ये खत्म हो गया है ऑपरेशन? कंट्रोल का बड़े पैमाने में तलाश कार्रवाई शुरू की गई। बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। शुक्रिया एजाज मंजर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त भी बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। और इतवार को देर रात मुश्तबा मिलिटेंटों ने नाका पार्टी पर हमला करने की कोशिश की। ताहम इस हमले में जवानों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा और सभी महफूज रहे। जराये के मुताबिक कार पर सवार मुश्तबा मिलिटेंटों ने कार से नाके से कुछ दूर गाड़ी रोक करके फायरिंग शुरू कर दी थी। नाके से कुछ दूर गाड़ी रोककर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई के बाद सब फरार हो गए थे। फायरिंग की आवाज सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मिलिटेंटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और गुज़िश्ता शनिचर की रात को अगवा किए गए मुश्ताक अहमद का मिलिटेंटों ने कत्ल कर दिया। मकतूल की लाश आज सुबह उसके घर से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े लटीशत बाग में मिली है। मकामी लोगों की इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लिया। मकामी पुलिस के मुताबिक शुमाली सोपोर के हरनवान इलाके से 45 साला मुश्ताक अहमद को मिलिटेंट उसके घर से जबरन उठाकर ले गए थे। लाश पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश को लवाहिकीन को सौंप दिया गया है। मकतूल के जनाजे में सैकड़ों अफराद शामिल हुए। वाज़ेह है कि हालिया चंद माह के दौरान मिलिटेंटों के जरिए आम शहरियों को निशाना बनाने की वारदात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। मकामी बाशिंदों और अहले खाना ने मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो मिलिटेंट अब इस हरकत पर उतर आए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ अब आम कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मिलिटेंट्स ने बौखला गए हैं और शनिचर की रात को अगवा किए गए मुश्ताक अहमद का मिलिटेंटों ने कत्ल कर दिया। सोपोर में मकतूल की लाश आज सुबह उसके घर से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े लटीशत बाग में मिली है। मकामी लोगों की इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लिया गया। मकामी पुलिस के मुताबिक शुमाली सोपोर के हरनवान इलाके से 45 साला मुश्ताक अहमद को मिलिटेंट उसके घर से जबरन उठाकर ले गए थे और लाश पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश को लवाहिकीन को सौंप दिया गया है। मकतूल के जनाजे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और ये जो सिलसिला है ये
पिछले कुछ महीनों से लगातार मिलिटेंटों का देखा जा रहा है। इस वक्त सैयद तजम्मुल हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ फोनलाइन पर हमारे साथ हैं। ये जो कार्रवाई मिलिटेंट्स कर रहे हैं सैयद तजम्मुल, कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं, अगवा करना, गोली मार देना, इसमें आम कश्मीरी में है, चाहे वो पुलिस के ना भी हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े ना भी हो, क्या शक रहता है, किस बिना पर इनको ये लोग अगवा करते हैं और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर में ये पहली ऐसी वारदात नहीं है। इससे पहले भी कश्मीर एक्सप्रेस और जी सलाम दूसरे खबरनामों में भी इन खबरों को सामने ला रहा है कि सोपोर कस्बे में बहुत बार इस तरह की वारदातें हुई जिसमें इस तरह से गरीब, मजदूर और कम सिन, लाचार, मिस्कीन लोग जो हैं वो किस तरह से नामालूम बाजारों के हाथों नजदीक आ जाते हैं और उन्हें मारा भी जाता है। इसी तरह सोपोर में ये जो वाकया पेश आया उसमें बताया जाता है कि कल शाम इनके घर में एक मुसल्लह अफराद जो है नामालूम बाजार दाखिल हुआ और अहलिया ने ये असरार किया कि क्या किस बिना पर इसको बाहर ले जा रहे हैं। तो उनके अहलिया के जो अल्फाज थे, उन्होंने जी सलाम से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो भी नामालूम बंदूक बरदार था उसने अल्लाह व रसूल की कसम खाकर कहा कि 10 मिनट के बाद उसको छोड़ देंगे, कुछ पूछताछ करनी है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उनकी अहलिया ने कहा कि जब मुश्ताक अहमद को बाहर ले जा रहे तो आखिरी लम्हात में जो आखिरी दीदार उनका हुआ तो मुश्ताक अहमद मरहूम ने रोती बिलखती आंखों से उसकी तरफ एक आस सी भरी और उसके बाद आखिरी नजर जो थी वो मिलिटेंट पे ही पड़ी। क्योंकि उन्होंने अल्लाह और रसूल का वास्ता दिया था, इसलिए ज्यादा असरार या रेजिस्टेंस या मज़ाहमत नहीं की। लेकिन कुछ देर बाद जब गोलियों से छलनी लाश मजकूरा मजदूर और गरीब शख्स की मिली तो अहलिया का कहना है कि अब उन्हें वो कभी माफ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अल्लाह और रसूल का कसम खाकर कहा था। बावजूद इसके कुछ कश्मीरी पत्थरबाजी कर करके मिलिटेंटों को बचाने की कोशिश करते हैं जब उन पर कार्रवाई होती है। ये असली चेहरा है और इस तरह के चेहरे मिलिटेंटों के अब सामने आ रहे हैं, ये इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये वारदातें हो रही है, क्योंकि आज भी हम देखें तो मिलिटेंसी से कबल या बंदूक से कबल जो 1987 के हालात थे तो जम्मू कश्मीर में इस तरह की जो क्राइम रेट थी वो बहुत डाउन थी। और इस तरह जो अटैक्स होते हैं और घर का निवाला छीनने की कोशिश करते हैं, वाहिद कमाओ को मारकर नामालूम बंदूक बरदार किस किस्म का ऐलान करना चाहते हैं, किन कमजोर तबकों से लड़ना चाहते हैं, ये फैमिलीज को अभी तक समझ नहीं आई। साथ ही साथ जो सवाल आपने पूछा बिल्कुल इमरान सही है, जिन इलाकों में इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी इस सियासी लीडरान जो हैं उनके पास उनका अच्छे से जवाब है और बेहतर हालात में बेहतर वक्त आने पर शायद वो जवाब दे सकते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल श्रीनगर से। तो एक मजदूर शख्स को मिलिटेंट्स ने अगवा किया, अल्लाह और रसूल का वास्ता देते हुए उसको ले गए कि हम पूछताछ करके छोड़ देंगे और उसकी गोलियों से छलनी लाश वापस मिली है। उसकी अहलिया का कहना है कि वो मिलिटेंट्स को कभी माफ नहीं करेगी। यह है कश्मीर में मिलिटेंट्स की सच्चाई। और बल्दिया इंतखाब शुरू होने में महज चंद दिन ही रह गए, लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में जरूरी मैन पावर न होने के सबब ये यौमिया काम निपटाने में काफी परेशानी हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में जिला इलेक्टोरल ऑफिसर समेत तकरीबन 50% असामियां खाली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जिला इलेक्टोरल ऑफिस में 14 अफसरान होने चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में सिर्फ 3 की तैनाती की गई है। इसी तरह इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के तौर पर 6 पोस्ट हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स जिम्मेदारी निभा रहा है। AIRO के दोनों पोस्ट खाली चल रहे हैं। फील्ड पर काम करने वाले मुलाजमीन भी मजीद मैन पावर की डिमांड कर रहे हैं। इनकी एसोसिएशन के और भी कई मुतालबात हैं और इसे लेकर गुज़िश्ता 6 महीनों से, और खासतौर से अगर हम 6 दिनों की अगर हम बात कर लें पिछले, तो वो छुट्टी पर थे। बल्दिया और पंचायती इंतखाब के बाद देही और शहरी इलाकों के काया पलटने के इम्कान है। इन इलाकों में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मरकजी हुकूमत सालाना 1000 करोड़ रुपए का फंड जारी करेगा। मालियाती महकमे के जराये के मुताबिक जो बल्दिया या पंचायत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे उन्हें मुतय्यना ग्रांट के अलावा इजाफी बजट फराहम कराया जाएगा। वाज़ेह है कि 2015 से 2010 के 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत रियासत को 4161 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इनमें से 3117 करोड़ पंचायतों के लिए और 1044 करोड़ रुपए बल्दिया के लिए
मुख्तस हैं, लेकिन लोकल बॉडीज की तश्कील न होने के सबब ये फंड कोल्ड स्टोरेज में बंद पड़ा था। आपको बता दें कि मरकजी वजारत खारजा के ज़ाब्तों के मुताबिक ये फंड सिर्फ मुंतखब लोकल बॉडीज को ही दिया जा सकता है। अर्बन बॉडीज का इलेक्शन न होने के सबब यह इदारा हजारों करोड़ की मरकजी इमदाद से हाथ धो चुका है। पहले मरहले में होने वाले इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी में काफी तेजी आ गई है। जम्मू और दूसरे अजला में आज वार्डों और म्युनिसिपल कमेटी और काउंसिल चेयरमैन ओहदे के लिए उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इलेक्शन ऑफिस पर पूरी तरह त्योहार जैसा माहौल लग रहा था। हामियों के हमरा कोई उम्मीदवार गाड़ियों पर सवार था तो कोई पैदल ही ढोल ताशों के दरमियान पर्चा दाखिल करने पहुंचा। जम्मू में वार्ड नंबर 34, 35 और 36 के कई उम्मीदवारों ने आज अपनी दावेदारी पेश की है। बीजेपी उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए रियासती सदर रविंद्र रैना और साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता भी उनके साथ थे। खास बात रही कि ये उम्मीदवारों में बड़ी तादाद में खातून भी शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने कई खवातीन को अपना उम्मीदवार बनाया है। सबका कहना है कि इलाके की तरक्की के लिए वो पूरी मेहनत करेंगे। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को पहले मरहले की पोलिंग होनी है और मंगल को पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख है। किसी को शिकायत शिकवे का मौका नहीं दूंगी। जो भी काम होगा, जो मेरे नॉलेज में लाया जाएगा, जो मुझे पता होगा, जैसे भी काम होंगे वो मैंने करने हैं। मैं चाहता हूं कि मैं वादा न करूं और जो मन में लेके चला हूं वो करके दिखाऊं उनको, कि उनको भी लगे कि कोई लड़का खड़ा हुआ था कैंडिडेट हमारा, तो उसने ये सब काम अच्छे से किए और उन्होंने इतने सालों में कुछ नहीं किया। मैं 2 सालों में ये सब करके दिखाना चाहता हूँ उनको, कि उनको दिखाना चाहता हूँ कि वो तो कुछ नहीं कर सके, कि अगर वो कर सकते थे तो हम भी तो कर सकते थे। जैसे कुछ डिमांडें हमारी नहीं पूरी हो पाई, हमारी कुछ हमारे एरिया में कुछ गलियां नालियां नहीं बन पाई, या हमारे पीछे जो एक पानी आया था उसका हमने वैसे तो नाले का वो 4.5 करोड़ का काम करवा दिया है सैंक्शन, लेकिन अभी उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे तो एरिया में लाइट्स हैं, गलियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, बहुत मतलब बुरा हाल है इनका। तो कोशिश करूंगी, मेन सबसे पहले मैं यही करूं, उसके बाद छोटी बहुत प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉल्व करूंगी। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स में ऑफ स्टैटिक्स में इस्टेब्लिश है और आज हमारे 2 दिन ही हैं नॉमिनेशन के लिए रह गए हैं और अलग अलग पार्टीज़ के सभी लोग आज, हम उम्मीद है कि सारे अपने नॉमिनेशन भरने के लिए आएंगे और एक एफिडेविट ऑफ कन्विक्शन देना है। नोटरी का अटेस्टेड हो, चाहे जुडिशल मजिस्ट्रेट का हो या दूसरे मजिस्ट्रेट का हो। उधर पुंछ में भी आज कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। म्युनिसिपल काउंसिल के सभी 17 वार्डों के बीजेपी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। पर्चा दाखिले के वक्त मकामी रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर, एमएलसी प्रदीप शर्मा और रियासती सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। पूरे लाव लश्कर के साथ उम्मीदवारों ने नामजदगी के कबल पूरे इलाके का दौरा किया और राय दहिंदगान से हिमायत की अपील की। तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर महोदय ने जो फैसला लिया उसको सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और आज हम पुंछ में थे, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी और प्रदीप शर्मा जी, जो जहाँ के लोकल लीडर हैं और जहाँ के एमएलसी और भी हैं, वो भी साथ है। आज हम यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आए थे और मीटिंग के साथ साथ ही हमने जहाँ पर लोगों के फॉर्म भरवाने का जो क्रम है वो शुरू करवाया है। लेकिन जैसे ही हम जहाँ पहुँचे तो देखा तो सारा शहर जो था वो उमड़ कर कार्यकर्ताओं के साथ, वो कार्यकर्ता जो कि आज इलेक्शन लड़ने के लिए, फॉर्म भरने के लिए पुंछ की काउंसिल में कैंडिडेट के नाते जा रहे थे। तो एक तरफ जहां बल्दिया इंतखाब के लिए उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी की 2 रोजा मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत पार्टी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने की। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आगे की हिकमत अमली तैयार करने में जुटी हुई है और खबरों के मुताबिक पार्टी के लीडर रियासत भर की सरगर्मियों पर नजर बनाए हुए हैं और पार्टी के CWC मेंबर्स के खासतौर से फीडबैक के बेसिस पर आगे की स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। और रियासत में शनिचर और इतवार को हुई बारिश ने शदीद हालात पैदा कर दिए हैं। बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबरें आई। तो डोडा में एक घर बारिश की वजह से ढह गया, जिसमें कि दबकर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश नहीं, पानी की शक्ल में मौत बरस रही थी, जिसने पूरे कुनबे को अपने आगोश में ले लिया।
आफत की ये बारिश डोडा के इस घर पर कहर बनकर टूटी। देखते ही देखते मिट्टी का ये घर मिट्टी में मिल गया। साथ ही घर में रह रही 5 जिंदगियां भी घर के मलबे में दब गईं। बारिश की वजह से हुई लैंडस्लाइड से पलक झपकते ही मिट्टी का घर ढह गया। आस पड़ोस वाले जब तक मदद को पहुंचते 5 जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मिली कि तहसील चिली पिंगल के एक गली भटोली एरिया में लैंडस्लाइड से कोई एक कोठा दब गया है। इतला मिलते ही हमारे एसएसपी डोडा शबीर मलिक साहब ने पुलिस पार्टीज लोकल पुलिस को आदेश दिया कि वो मौके के लिए रवाना होकर रेस्क्यू वर्क टेकअप करें। इस बीच एसडीपीओ गुंदो और एसएचओ गुंदो मौके के लिए रवाना हो गए और उन्होंने पुलिस पोस्ट चिल्ली और पुलिस पोस्ट मनो के पुलिस पर्सनल्स को मोबिलाइज किया। वो मौके पर पहुंच गए और गांव वालों की मदद से वहां पर रेस्क्यू वर्क को टेकअप किया गया। गंदोह के गली भटोली गांव में नूर मोहम्मद गुज्जर चैन की नींद सो रहे थे कि एक अनहोनी ने कुनबे भर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही नूर मोहम्मद का घर ढहा, गांव वालों ने फौरन बचाव का काम शुरू कर दिया और बाद में पुलिस की एक टीम भी मौके पर पहुंची और बचाव के काम में जुट गई। लेकिन अफसोस, तब तक घर में रह रही 5 जिंदगियां दम तोड़ चुकी थीं। मलबे से बाहर आईं तो सिर्फ 5 लाशें। मरने वालों में घर के मुखिया बशीर अहमद, बशीर की अहलिया नगीना, बेटी जुल्फी बानो, बेटा मोहम्मद शरीफ और एक 1.5 साल की बच्ची शामिल है। इसमें एक और इतला वहाँ पर गुंदो पुलिस में मिली कि एक गांव मंडान है जो लगभग पुलिस स्टेशन गुंदो से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर एक शख्स जिनका नाम चंद्र प्रकाश बताया गया कि उनकी डेड बॉडी नज़दीक के नाले में सुबह गांव वालों ने देखी। इतला मिलते ही वहाँ पर एसडीपीओ गुंदो ने एसएचओ आईसीपीपी चंगा को वहाँ के लिए मौके के लिए रवाना किया है और वो एक डॉक्टर को भी साथ लेकर गए हैं। वहाँ पर एग्जामिन करेंगे और अकॉर्डिंगली पुलिस अंडर रूल्स इसमें कार्रवाई करेगी। डोडा के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर जिले में सभी तालीमी इदारे बंद करने के ऑर्डर जारी किए हैं। राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट, जी सलाम। उधर कठुआ में कई लोग बारिश में फंस गए थे जिनका रेस्क्यू किया गया है। कई मकामात पर दरिया और नालों का वाटर लेवल काफी बढ़ गया तो कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से परेशानी पेश आई। रियासत में शनिचर और इतवार को हुई बारिश से तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। कई मकामात पर दरिया और नालों में पानी की सतह काफी बढ़ चुकी है। इसमें कई लोग फंसे हुए हैं। हालांकि कठुआ में मूसलाधार बारिश और सैलाब से घिरे 29 शख्स को बहिफाजत महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक जिले के सैलाब मुतासरा इलाकों से राहती टीम ने 29 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की। इनमें 6 ख्वातीन और 10 बच्चे शामिल थे। वाज़ेह हो कि जिला का नागरी, छब्बे, छाक, जाखोल और बिलावर का इलाका सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है। नशेबी इलाकों में रहने वाले सभी लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। बारिश और सैलाब के खतरे के पेश नज़र इन इलाकों में पुलिस एहलकारों और राहती टीम को तैनात कर दिया गया है। कठुआ की तरह जम्मू खित्ते के दूसरे अजला में भी गुज़िश्ता 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। लोगों को घरों में रहने और नदियों के करीब न जाने की हिदायत जारी की गई है। नागहानी हालात से निपटने के लिए पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा कंट्रोल रूम कायम कर आवाम के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। रामबन और उधमपुर जिले के मनसार, मनमाल, फलाता, संगूर और जाखेनी में लैंडस्लाइड और चट्टानों के खिसकने से ट्रैफिक बंद कर दिया गया था, लेकिन 24 घंटे की मेहनत के बाद आज इसे दोबारा खोल दिया गया। इसके अलावा लैंडस्लाइड के सबब जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह को भी खोल दिया गया है। जम्मू शहर में ही करीब 88.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है गुज़िश्ता 2 दिनों में। तवी नदी भी उफान पर है। रामबन में 48.6 और डोडा में 47.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। कठुआ में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 213 मिलीमीटर जबकि बनी में 180 मिलीमीटर बारिश हुई। हालांकि इंतजामिया अब भी अलर्ट पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों में भी रियासत में मौसम खराब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। अरुण थापा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
और ऑल जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे एम्प्लॉयज की माने तो प्राइवेटेशन की बात काम कर रहे एम्प्लॉयज पर पॉलिसी साफ नहीं की जा रही। उनका कहना है कि एम्प्लॉयज महकमे में होने वाले किसी भी रिफॉर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन इस रिफॉर्म के बाद एम्प्लॉयज का मुस्तकबिल क्या होगा इस पर कुछ भी साफ नहीं किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि सरकार को एम्प्लॉयज को लेकर अपनी पॉलिसी जल्द से जल्द साफ करने देनी चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी के बाद शहर की एक और मशहूर लाइब्रेरी श्री रणबीर सिंह सेंट्रल लाइब्रेरी में भी सैकड़ों किताबें गायब हो चुकी हैं। गायब इस लिहाज से कि जो हजरात इसे ले गए वो इसे वापस करने की जहमत नहीं उठाते हैं। जिनके नाम ये किताबें इशू की गई हैं वो कोई मामूली लोग नहीं है, रियासत की 62 शख्सियात हैं। ये कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं तो कोई लीडर है। जम्मू शहर की ये अहम तरीन लाइब्रेरी है। इमारत की साख्त से इसके कदीम होने का पता चलता है। श्री रणबीर सिंह सेंट्रल लाइब्रेरी सरकारी खर्च पर चलती है। आम लोगों के तालीमी ज़ौक़ व शौक़ को पूरा करने के लिए इस लाइब्रेरी को कायम किया गया था। किताबों से रग़बत और दिलचस्पी रखने वाले इल्म दोस्त लोगों का जम्मू में ये अहम सहारा है। इल्म व जानकारी की प्यास बुझाने के लिए नौजवान, बुजुर्ग, मर्द व ख्वातीन सभी यहाँ आते हैं। बेहद नायाब किस्म की किताबों का कलेक्शन है इस लाइब्रेरी में, लेकिन जरूरी रखरखाव न होने के सबब इनमें से कई किताबें दीमक की नजर हो चुकी हैं। एक आरटीआई से पता चला कि ऐसी 2000 किताबें जाया हो चुकी हैं अब तक। में ये पता चला कि लगभग 2700 से ज़्यादा किताबें जो हैं वो उनमें से कोई 2000 के करीब किताबें जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, यानी कि जिनको दीमक टर्माइट जो है वो लग चुका है और वेटनेस या डैम्पनेस जो रहती है रूम्स में उसकी वजह से ख़राब हो चुकी हैं। कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती हैं। कौमों की कीमती असास समझी जाती हैं किताबें। गुजरे ज़माने में भी कुतुब खानों के ज़ख़ीरों से ही कौमों के उरूज व ज़वाल का अंदाज़ा लगाया जाता था। लाइब्रेरी जहां अवामी सतह पर लोगों के इल्मी ज़ौक़ व शौक़ को तस्कीन पहुंचाती है, वहीं अपनी धरोहरों को सजो कर रखने का भी अहम जरिया है। ये सिलसिला आज भी जारी है, बस जरा कुछ फर्क के साथ। पहले किताबें लाइब्रेरी से बाहर जाती थीं तो वापस आ जाती थीं, लेकिन आज एक तबका ऐसा पैदा हो गया है जो पढ़ने से तो दिलचस्पी रखता है, लेकिन उनके रवैये से ये अंदाजा होता है कि वो दूसरों को इससे फायदा नहीं उठाने देना चाहते। ये लोग तालीम याफ्ता तो हैं ही, बाअसर भी काफी हैं। श्री रणबीर सिंह सेंट्रल लाइब्रेरी से ऐसी 600 किताबें इन दिनों इन्हीं किस्म के अफराद के कब्जे में है। उसमें से 2700 किताबें और लगभग कोई 600-700 किताबें ऐसी हैं जो लोगों ने लेकर वापस नहीं दी। तो और हैरानगी वाली बात ये थी कि रणबीर लाइब्रेरी के जो मैनेजमेंट है, जो जहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इन डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, सिंपली एक नोटिस भेज दिया। तो एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि बुक्स आर ट्रेजर, तो वी शुड कंसीडर देमसेल्फ रियल ट्रेजर। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी इंतजामिया किताबों की वापसी के लिए कोई कोशिश नहीं करता। नोटिस जारी की जाती है, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं होता। कार्रवाई वही है, हम रिमाइंडर भेजते हैं, तो रिमाइंडर हमारे पास तो एक ही सोर्स है कि रिमाइंडर भेजते हैं, तो उसके थ्रू ये बुक्स वापस करते हैं जो उनकी अटेस्टेशन वगैरह होती है। ब्यूरोक्रेट्स की तो अटेस्टेशन तो होती नहीं है कोई, उनका तो भेजते हैं, सेक्रेटरीट में भेजी हैं 3-4 बार लेटर्स, मगर दी कम ही है उन्होंने। आरटीआई के जरिए जिन किताबों के जाया होने या फिर वापस न होने की जानकारी दी गई है, उनमें रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख पर लिखी कुछ अहम किताबें भी हैं। ये किताबें मकामी तहजीब व सकाफत का एक अहम दस्तावेज है, लेकिन अफसोस है कि नौजवान तबका इससे फायदा उठाने से महरूम है। और सबसे अफसोस की बात है, अगर ये किसी आम नागरिक ने ली होती तो उस पर पेनल्टी डाली गई होती और कानूनी कार्रवाई भी मुझे लगता है कर दी होती, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट हैं इनके लिए ना तो कोई नियम है ना कायदे कानून है, और जो धड़ल्ले से किताबों का मिसयूज करते हैं, जब ले जाते हैं पढ़ने के लिए लेकिन वापस सबमिट नहीं करवाते। किताबों का रखना और पढ़ना एक अच्छी अलामत है, लेकिन ये आदत उसी वक्त तक अच्छी है जबकि आप अपने खर्च से किताबें खरीदते हों। इससे नाशिर और मुसन्निफ दोनों की ही हौसला अफजाई होती है। किताबें जरूर पढ़िए, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखिए, उन्हें भी पढ़ना होता है।
जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। इधर डेली वेजर्स पीएचई महकमे के उन्होंने बकाया तनख्वाह की अदायगी को लेकर के एहतजाज किया है। यौमिया बुनियाद पर काम करने वाले दर्जनों मुलाजमीन ने प्रताप पार्क से प्रेस एनक्लेव तक मार्च किया और इस दौरान हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठाए। खासतौर से मुजाहिरीन ने महकमे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 21 माह की बकाया सैलरी दिए जाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि अभी ये सिर्फ अलामती एहतजाज है, अगर उनके मुतालबात जल्द नहीं पूरे किए गए तो एसोसिएशन बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू करेगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल और जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात की कमी सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सरकार का ये नारा बारामूला के हायर सेकेंडरी स्कूल में दम तोड़ता नजर आता है। इस स्कूल में बिल्डिंग तो है लेकिन मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। 1960 में बना स्कूल आज भी बुनियादी सहूलियात के लिए मोहताज है। तलबा की तादाद के लिहाज से न तो यहाँ असातिज़ा हैं और न ही इमारत। 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर है। यही हाल बिल्डिंग की इमारत का है। स्कूल में 800 तलबा व तालिबात हैं, लेकिन इनके बैठने के लिए महज चंद कमरे ही स्कूल में मौजूद हैं। तलबा का कहना है कि सियासी नुमाइंदे आते हैं और वादा करके चले जाते हैं। उनके वादे सिर्फ पेपर पर दिखाई देते हैं, जमीनी सतह पर सिर्फ और सिर्फ धोखा नजर आता है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं वो उतना ज्यादा नहीं है। जब हमारी सुबह कंबाइंड क्लास होती है ऑफ इंग्लिश, तो जब सर आते पढ़ाने, हमारे एक ही लेक्चरर यहाँ पे एंड दैट्स आवर मुजफ्फर सर, एक ही लेक्चरर है हमारी, वो इतनी बड़ी क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो वी नीड सम स्पेस फॉर आवर बेटर एजुकेशन। तो कि हमारे जो इस पढ़ने में बहुत ही दिक्कतें हो रही है, कंट्रोल क्लास नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ही यहाँ पर बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, इसलिए जो हमारा टीचर है इंग्लिश का वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम अपील करते हैं कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक किया जाए ताकि हम अपनी जो तालीम है अच्छी तरह से यहाँ पर कायम दायम रह सकें। स्कूल के एक एक हॉल में तकरीबन 100 से 150 बच्चे एक साथ बैठते हैं। अब सवाल यह है कि इस माहौल में तलबा क्या पढ़ेगा। साफ है कि वो अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। तलबा बेहतर तालीम के लिए स्कूल में मजीद असातिज़ा की तकर्रुरी का मुतालबा कर रहे हैं। जो असातिज़ा यहाँ पढ़ा रहे हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि स्कूल में मजीद टीचरों की तकर्रुरी होनी चाहिए। ज़रूरी तादाद न होने के सबब असातिज़ा को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है यहाँ पे मेनली। जो यहाँ पे बड़ी वाली बिल्डिंग है उसमें एक बड़ा हॉल है, लेकिन उसमें एक ही क्लास एट ए टाइम एकोमोडेट होता है। हमारे 760 बच्चे इस वक्त तकरीबन ज़ेर तालीम है यहाँ पे, और 100 से 150 तक बच्चे यहाँ पे एक क्लास में एट ए टाइम हमें एकोमोडेट करने पड़ते हैं। बारामूला के चीफ एजुकेशन अफसर भी इस बात को कबूल करते हैं कि स्कूल में सहूलियात की कमी है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। सीईओ अब्दुल अहद ने यकीन दिलाते हुए कहा कि ये मसला जल्द से जल्द आला हुक्काम तक पहुंचाकर स्कूल में बेहतर सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। जो हमारा यूनिफाइड डाइस होता है, यूनिफाइड डाइस में इंशाल्लाह हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे और उनके लिए, उन स्कूलों के लिए जहां पर हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है एकोमोडेशन की, तो उनको हम यूनिफाइड डाइस के तहत, समग्रा के तहत इंशाल्लाह मज़ीद एकोमोडेशन फराहम करने की कोशिश करेंगे। यकीन दहानी के बाद स्कूल इंतज़ामिया की एक बार फिर उम्मीद जगी है, लेकिन सवाल यह है कि इसका असर ज़मीनी सतह पर कब दिखाई देगा। क्या चीफ एजुकेशन अफसर तलबा के मसले को जल्द हल करते हैं या ये सिर्फ खोखले वादे ही साबित होंगे। जी सलाम के लिए बारामूला से याकूब लाला की रिपोर्ट। और सैलरी वक्त पर न मिलने की वजह से खवातीन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स ने रैली निकाली और जोरदार एहतजाज किया। हेल्थ वर्कर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 5 महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, जिससे कि उनका घर चलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 29 दिनों से एहतजाज कर रही हैं, लेकिन उनके मुतालबात कोई सुनने को तैयार नहीं है। उनके मुतालबात में तनख्वाह जारी करने में आ रही परेशानियों का परमानेंट हल होना, डीपीसी और ग्रेड के मसले शामिल। उन्होंने कहा कि मुतालबात पूरे होने के बाद ही वो दोबारा काम पर लौटेंगी। फीमेल
मल्टीपर्पज वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन। आज 29 दिन से हमारा कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है। हम आज पहली बार सड़कों पर नहीं आए हैं। हर साल डेढ़ के बाद हमें अपनी पेंडिंग सैलरी के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हमारी मेन डिमांड यही है कि हमारी सैलरी का परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, हमारी डीपीसी की जाए, हमें रैंक प्रमोशन दी जाए और हमारा असली ग्रेड है वो दिया जाए। इधर कुपवाड़ा के मझिल में एक सड़क हादसे के दौरान 2 अफराद जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा गुज़िश्ता रात मझिल के जेड गली में उस वक्त पेश आया जब एक कार गहरे नाले में जाकर गिर गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रख सका, जिसकी वजह से हादसा रूनुमा हुआ। मझिल से कुपवाड़ा जा रही कार में 3 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मकामी लोगों की मदद से जख्मी शख्स को खासतौर से क्लारोसवा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां पर शुरुआती इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। महलूक शख्स की शिनाख्त एजाज अहमद और सैयद नईम अहमद के तौर पर हुई है, जबकि जख्मी शख्स की शिनाख्त फारूक अहमद के तौर पर हुई है। फारूक और नईम लोलाब के रहने वाले हैं, जबकि एजाज अहमद क्लारोस का रहने वाला था। सूरत हो सकती है तभी जल्दी रेस्क्यू हो सकता है जब वहाँ पे एक मजबूत टीम हो और कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन का मुकम्मल बाज़ाब्ता एक सिस्टम हो। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसी सहूलियात का ऐसी जगहों पे इंतजाम किया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसा को रोका जा सके। मेरी सरकार से मुद्दवाना अपील है कि इस इलाका मुश्किल जो है ये बहुत बड़ा इलाका है इस लोलप कॉन्स्टिट्यूएंसी का, इसके लिए कोई कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी का कोई भी सेटअप वहाँ पे मौजूद नहीं है। अल्दो की सरकार ने वहाँ पे तहसील दिया है, ब्लॉक दिया है, वहाँ पे जो एरिया डेवलपमेंट अफसर बैठते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का कोई हाथा की जो कल एक्सीडेंट हुआ उसमें हम पूरी रात मखमसी में रहे कि जिन्होंने कहा जब उन्होंने कहा कि 2 जो बॉडीज है वो मिसिंग हैं और इस मखमसी में रखना ये सरकार हमारे लिए उस वक्त मौजूद नहीं था। चलो पूरी रात हम इस इंतजार में रहे। उधर एनिमल और शिप हस्बेंड्री और फिशरीज महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर समून ने गुरेज सब डिवीजन क़याम के दौरान कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। सरोजा दौरे के दौरान इन महकमों के डायरेक्टर, गुरेज के एसडीएम और एसआरटीसी के जनरल मैनेजर भी उनके हमराह रहे। दवार में उन्होंने जहां 2 मंजिला वेटनरी ऑफिस का इफ्तिताह किया, इसके अलावा उन्होंने एक वेटनरी हॉस्पिटल और लाइब्रेरी का भी संग बुनियाद रखा। एक लेबोरेटरी भी इसमें शामिल है। दौरे के दौरान उन्होंने भेड़ और मवेशी पालने वाले किसानों से मुलाकात करके उनकी शिकायतें सुनी। इस मौके पर 40 किसानों को मेडिकल किट भी फराहम की गई। गवर्नर की मुशीर के विजय कुमार ने बड़गाम में जिला में चल रहे तरक्याती मंसूबों में इंतखाब के हवाले से होने वाली तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने अवाम से भी मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना। मीटिंग में डीडीसी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सीनियर एहलकार भी मौजूद रहे। ज्यादातर लोगों ने बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की शिकायत की। मुशीर ने मुताल्लिका महकमों के अफसरान को इन शिकायतों के अजाले के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। भारत दर्शन पर निकली संगीता श्रीधर जम्मू से होते हुए वादी कश्मीर में दाखिल हो चुकी हैं। संगीता इस टूर से जहां मुल्क के मुख्तलिफ कल्चर, तहजीब और सकाफत का मुशाहिदा कर रही हैं, वहीं वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो काम चल रहा है या हो चुके हैं उसका भी तजिया कर रही हैं। श्रीनगर पहुंचे पर जम्मू कश्मीर टूरिज्म महकमे की जानिब से उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। टीआरसी वाक़ टूरिज्म सेंटर में टूरिज्म महकमे के डायरेक्टर तसद्दुक जिलानी ने खुद उनका इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता 12 अगस्त को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भारत दर्शन पर निकली संगीता 29,000 किलोमीटर के दौरान 300 से ज्यादा शहरों तक पहुंचेगी। श्रीनगर में उन्होंने टूरिज्म महकमे के एहलकारों के अलावा सयाहों से भी मुलाकात की और उनसे अपने तजर्बात शेयर किए। रात को 10:30 बजे तक मैं अकेली गाड़ी चलाती थी और किसी को भी मैंने मदद मांगा, वो उनका काम छोड़ के मुझे रास्ता दिखाने के लिए मेरे आगे कॉन्वॉय बन के आया। ये क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग समझते हैं अतिथि देवो का शब्द का मालूम क्या होता है और मुझे इधर निदर्शन है कि सब मामूली चल रहा है। आप इधर ज़रूर आना है, भरोसा रख के आना है सिर्फ भाइयों बहनों के, क्योंकि अकेली मैं आ सकती हूँ और इतना कुछ देख सकती हूँ। आप और भी खुशी मनाएंगे। आपकी जो भी शहर से आए उनकी स्ट्रेस पूरा तोड़ देते हैं ये लोग। बस एक ही जगह आना है आप, ये टीआरसी पे, क्योंकि इधर सारी काउंटर्स, कहीं भी आपको जाना है अपनी पैसे से लेवल ऑफ कंफर्ट से करना है, सारी काउंटर्स एक ही जगह पे है, कहीं जाने को जरूरत नहीं है।
मैसेज था कि भाई जिसने कश्मीर नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। तो हम भी बहुत खुश हुए मैम को, हमने मैम से ये कहा कि पूरा कश्मीर आपका है, हम सब आपके भाई हैं, आप जहाँ भी जाना चाहेंगे वहाँ जा सकते हैं। हमने अभी भी इनके लिए क्रूज़ ड्राइव का इंतज़ाम कर रखा है यहाँ पे। इनको हम यहाँ की जो श्राइन्स हैं, यहाँ की जो मॉस्क्स हैं, उनको दिखाना चाहते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। हम लोग बहुत खुश हुए कि मैम का जितना भी हमारे J&K जम्मू से ही अच्छा लगा है। तो आपने उनकी भी बाइट सुनी है, तो यही मैसेज बाकी लोगों को हम देते हैं कि आइए कश्मीर, कश्मीर आपके लिए बिल्कुल तैयार है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से मुल्क भर में खसरा और रुबेला के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन छेड़ी जा चुकी है। रियासत में आज से ही वैक्सीनेशन कैंपेन के पहले मरहले की शुरुआत हुई। श्रीनगर के सौदीना इलाके में वाक़े डीफ एंड डम स्कूल में टीके लगाए गए। इस मौके पर श्रीनगर के सीएमओ भी मौजूद रहे। तनमर्ग के जिला अस्पताल में भी 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को खसरा और रुबेला के टीके लगाए गए। कैंप लगाकर टीके लगाने के साथ साथ लोगों को रुबेला और खसरा जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी भी दी गई। पट्टन के पलहलन के लिटिल बर्ड स्कूल में भी एसडीएम और बीएमओ की मौजूदगी में वैक्सीनेशन का आगाज किया गया, जहां पर खास बात रही कि पट्टन के बीएमओ ने इलाके के लोगों में फैले कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत अपने बेटे को टीका लगाकर की। पट्टन में 56,600 बच्चों को टीका लगाने का हदफ रखा गया है। हमने एक मुहिम शुरू की जिसमें हमने बोला कि हम मीजल्स को इरेडिकेट करेंगे और रुबेला को जो हम उसको कंट्रोल करेंगे। उसी के तहत यहाँ पे हमने ये काम स्टार्ट किया। इसमें हमारे को 37,70,000 से ज़्यादा बच्चों को पूरे स्टेट में इम्यूनाइज का, और स्टार्ट हमने स्कूल से किया है। और हमने जैसे मैंने बोला पहले कि हमने स्कूल इसलिए शुरू किया क्योंकि ये प्रिविलेज्ड बच्चे हैं हमारी सोसाइटी और इनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये बहुत ही सेफ़ वैक्सीन है। हमारे यहाँ बहुत सारे खदशात इसके बारे में है, वो बिल्कुल बेबुनियाद गलत है। जैसा मैं बताऊं कि ये प्राइवेट में पहले किया जाता था। प्राइवेट में जो भी कोई डॉक्टर किसी वैक्सीन करते हैं बच्चे को, वो रुबेला वैक्सीन भी करता है। उसमें मीज़ल्स जो है वो तो हम पहले ही वैक्सीनेशन जो करते हैं बच्चों को नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में है। अब रुबेला नया एक ऐड हो गया है। लिटिल बर्ड्स पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी एक गुजारिश है ये कि 9 ईयर्स के जो बच्चे हैं, 9 से 15 ईयर्स के बच्चे, वो MR वैक्सीन करवा लीजिए। इससे उन्हें दर्द नहीं होगा क्योंकि ये बीमारी को दूर करता है और ये हर एक बीमारी को दूर रखेगा, आपसे आप बीमार नहीं होंगे। मैं BMO साहब और हमने यहाँ पे शुरू की और हम कोशिश करेंगे कि ये जो सब डिवीजन में जितने भी बच्चे हैं जिनको MMR लगना है उनको MMR लगाया जाएगा। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों को लाएं और ताकि वो MMR का, क्योंकि ये बाहर मार्केट में काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा और ये नेशन वाइड एक लॉन्च की गई है कैंपेन है और इससे जो है खसरा और जो बाकी बीमारियाँ उनसे बच्चे को बचाया जा सकता है। इधर पुंछ में भी डीडीसी ने खसरा रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन का आगाज किया। क्राइस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद इस कैंप में बच्चों को खसरा रूबेला जैसी खतरनाक बीमारियों से हिफाजत के लिए टीके लगाए गए। इस मौके पर सीएमओ मुमताज भाटी भी मौजूद रहे। कैंपेन के दौरान लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए सीएमओ डॉक्टर और मेडिकल टीम ने वैक्सीनेशन की शुरुआत अपने ही बच्चों को टीका लगाकर की। वाज़ेह कि पुंछ में 1,70,000 बच्चों का वैक्सीनेशन अभी किया जाना है। आज यहाँ पे एक क्राइस्ट स्कूल से इस कैंपेन की पुंछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है और मेरी ये मीडिया के थ्रू सभी जितने भी हमारे पुंछ के जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीनेशन कराएं ताकि ये बीमारी जो हमारे इलाके में जो डिफरेंट हमारे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है वो उसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। हंदवाड़ा में वैक्सीनेशन के बाद कुछ तलबा के बीमार होने की खबर है। खबरों के मुताबिक वैक्सीनेशन के कुछ देर बाद तलबा को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनके चेकअप के बाद बताया कि बच्चे ठीक हैं और उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है। वहीं पूरे मामले पर हंदवाड़ा के बीएमओ का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, फोबिया की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। फोबिया का पैनिक है, देयर इज नथिंग। मैं अवाम से अपील करता हूं को इस अफवाहों पे ध्यान न दें।
तो हंदवाड़ा में वैक्सीनेशन के बाद कुछ तलबा के बीमार होने की खबर है। खबरों के मुताबिक वैक्सीनेशन के कुछ देर बाद तलबा को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनके चेकअप के बाद बताया कि बच्चे ठीक हैं और उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है। वहीं पूरे मामले पर हंदवाड़ा के बीएमओ का कहना है कि इससे घबराने की बात नहीं है, फोबिया की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। तो वैक्सीनेशन को लेकर के बेदारी मुहिम भी चलाई गई थी, क्योंकि ये अफवाह और लोगों में गलतफहमी घर कर चुकी है कि ये वैक्सीनेशन नुकसानदायक है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे इस बारे में। जी, यही जानना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ बच्चों को हुआ था? इतने बच्चों की तबीयत एक साथ बिगड़ी है, जबकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये फोबिया की वजह से, डर की वजह से हो गया। एजाज, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हंदवाड़ा में भी कुछ स्कूलों में वैक्सीन दिया गया था, लेकिन एक पब्लिक स्कूल वहाँ पे सनराइज के नाम से पब्लिक स्कूल चला, जहाँ पे वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन के बाद 15 मिनट के बाद उनको सर दर्द शुरू, पेट में पैन शुरू हो गई, जिसको उसको फौरन बाद अस्पताल लिया गया और अस्पताल में उनको 10 बच्चे वहाँ पे एडमिट किए गए। वालिदैन इल्जाम लगाया है कि हमारे बगैर इनको वैक्सीन दिया गया, जबकि हमने डिप्टी सीएम से बात की। डिप्टी सीएम यही कह रहा है कि इनको फोबिया हुआ है, डर की वजह से हो गया, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। जी, लेकिन इतने बच्चों की तबीयत एक साथ बिगड़ना डर की वजह से ही, क्या ऐसा मुमकिन है या कुछ और दिक्कत है? जब सीएमओ से हमने बात की, सीएमओ का यही कहना है कि शायद कुछ बच्चे ने कुछ खाया नहीं होगा, इसकी वजह से ये हुआ है। जी, तो इस टीके को लेने से पहले या बच्चों को लगाने से पहले बच्चे का पेट भरा होना चाहिए, कम से कम कुछ खाया पिया होना चाहिए। क्या डॉक्टर्स ये बता रहे हैं? डॉक्टर ये बताया कि कुछ खाया पिया होना चाहिए और पेट भरा होना चाहिए बच्चों का, उसके बाद वैक्सीन लिया जाएगा। ठीक है एजाज, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए हंदवाड़ा से। तो आपको बता दें कि रूबेला एक तेजी से फैलने वाली बीमारी, जिसकी वजह से हामला खातून में इसकात हमल का अंदेशा बना रहता है। इसके अलावा इस बीमारी का डर सबसे ज्यादा उन देशों में होता है जहां पर बच्चों और खवातीन में इम्यूनिटी कम होती, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता है। रूबेला हवा से फैलता है और जब मुतासिर लोग खांसते और छींकते हैं तो ये उस शख्स से दूसरे शख्स में फैल जाता है। और ये वायरस सिर्फ इंसानों में नहीं फैलता, इंसानों में ही फैलता है। इसलिए अपने बच्चों को इस बीमारी से दूर रखने के लिए नजदीकी कैंप जाकर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। टनमर्ग फ्रेंड्स 11 ने कुंजेर में मुनक्किद चौथी कुंजेर प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। मकामी स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए एकतरफा मुकाबले में फ्रेंड्स 11 ने हरदाबानी को 9 विकेट से शिकस्त दी। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी हरदाबानी की टीम 16.4 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। फ्रेंड्स 11 के गेंदबाजों ने सही लाइन लेंथ की गेंदबाजी करते हुए फरीक टीम की इनिंग को 116 रन पर समेट दिया। सिर्फ अशफाक और शमीम ने ही विकेट पर टिकने की कोशिश की। अशफाक ने सबसे ज्यादा 36 जबकि शमीम ने 26 रन बनाए। फ्रेंड्स 11 के लिए रियाज ने 4 जबकि अशफाक और इश्तियाक ने 2-2 विकेट हासिल किया। जवाब में आबिद और इश्तियाक की शानदार निस्फ सेंचुरी की बदौलत फ्रेंड्स 11 ने आसानी से यह हदफ हासिल कर लिया। आबिद ने 55 जबकि इश्तियाक ने 50 रन बनाए। ग्राउंड्स तो बहुत है, ये मैं बता दूं, ग्राउंड्स की कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ ग्राउंड्स की। तो हमने पहले ही कहा, हाँ, हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड्स को हर एक जगह पे एक आध ग्राउंड अच्छा क्वालिटी हो जाए। ये नहीं कि हर एक ग्राउंड पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया जाए। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनंतनाग की। वहां पर भी आज मुख्तलिफ एज ग्रुप के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। टूर्नामेंट में अंडर 14, 16 और 19 जुमरे के मुकाबले खेले गए। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्किद टूर्नामेंट में जिले के मुख्तलिफ इलाकों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल होने की तरगीब मिले, इसके पेश नजर सोपोर में जिला सतही खेल मुकाबलों का एहतमाम किया गया था। वर्किंग स्कूल में मुनक्किद इन मुकाबलों में जूडो, कराटे, तलवारबाजी जैसे मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में वो खिलाड़ी भी शामिल हुए जिन्होंने सूबाई और कौमी सतह के स्कूली मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मुकाबलों के तई बच्चों की दिलचस्पी के पेश नजर स्कूल इंतजामिया ने मुस्तकबिल में भी इस तरह की चैंपियनशिप कराने का फैसला किया है। वहाँ जब मतलब वहाँ पे एक मतलब मेरे लिए एक नई बात है, इवन हम सब के लिए जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पहले से नहीं होता था। तो अब ये गर्ल्स को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है ये सब करने के लिए, तो हमें मतलब आगे जाना चाहिए। और मतलब इंटरनेशनल में मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, साउथ कोरिया में मैंने खेला तो सच्ची में मुझे बहुत प्राउड।
इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह से लेह लद्दाख तक जाने का रास्ता अब कदरे महफूज होगा। बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड और सर्दियों में बर्फीले तोदे गिरने की वजह से जो रास्ते बंद हो जाया करते थे, उन्हें रोकने के लिए शाहराह के किनारे ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जा रही हैं। बेकन के जरिए दीवार बनाने का यह काम हरिपुरा से लेकर बालटाल तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों को जोड़ने वाली ये कौमी शाहराह रियासत की शहरग है। श्रीनगर से लद्दाख तक पहुंचने का यही जरिया है। 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ये सड़क बालटाल, सोनामर्ग और गागनगीर होती हुई लेह, कारगिल, दराज तक जाती है। हर घंटे सैकड़ों गाड़ियों का गुजर होता है इन रास्तों से। लेकिन ज्यों-ज्यों इन रास्तों की ऊंचाइयों में इजाफा होता जाता है, रास्तों की दुश्वारियां भी बढ़ती जाती हैं। इन दुश्वारियों से पार पाने के लिए ही सड़क के किनारे स्लैब की शक्ल में दीवार बनाने का काम चल रहा है। बेकन की जानिब से कराए जा रहे इस काम में सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं। पक्के स्लैब की तामीर के बाद राहगीर और मुसाफिर इन इलाकों से बिल्कुल महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। दीवार बनाने का ये काम हरिपुरा से लेकर बालटाल तक चल रहा है। ये सिलसिला ज़ायला तक जाएगा। काम बर्क रफ्तारी से हो रहा है। तामीर के दौरान काफी एहतियात बरती जा रही है। इस तरीके से काम हो रहा है कि मुसाफिरों को परेशानी न हो। स्लाइड आते ऊपर से है और पत्थर से आते हैं, नीचे लेबर का खतरा है, नीचे रास्ते में जो चलता है उनका खतरा है, गाड़ी का खतरा है। अब जहाँ यहाँ स्लाइड आते हैं, बीकन डिपार्टमेंट फटाफट आते हैं, उसे तुरंत आते हैं, उसे जेसीबी लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, बीकन से ये मलबा उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं, रोड क्लियर करते हैं। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि जो नेशनल हाईवे जो चल रहा है ना, इसमें तो कभी कभी बारिश जब होती है तो उधर स्लाइड आ जाती है, रास्ता तो पूरा बंद हो जाता है। अब बीकन वालों ने अच्छा कदम उठाया कि इसमें दीवार दिया है, तो गाड़ियों को भी बहुत राहत मिली है और लोगों को चलने में भी बहुत राहत मिली है। इन दीवारों की ऊंचाई कहीं कहीं 20 से 25 फीट तक है। दरअसल दीवारों की तामीर लैंडस्लाइड से होने वाली दुश्वारियों से निजात हासिल करने के लिए की जा रही है। बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड और चट्टानों का खिसकना, जबकि सर्दियों में बर्फीले तोदे का गिरना रियासत के बालाई इलाकों में एक आम बात है। दिनों क्या हफ्तों तक ये रास्ते बंद हो जाते हैं। सड़क के करीब कम ऊंचाई वाले हिस्से से जब जमीन और पत्थर नीचे आते हैं तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को होता है। मरीज सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। इन रास्तों से गुजरना एक जोखिम भरा काम होता है, लेकिन दीवार की तामीर के बाद हादसात का अंदेशा कम हो जाएगा। सारा काम बेकन अपने खर्च पर कर रहा है। तो कश्मीर एक्सप्रेस के शुमार में फिलहाल इतना ही।